हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। शिक्षा शास्त्र के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि सारे टॉपिक कवर हो जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शिक्षा शास्त्र के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके सारे टाइप के सवाल कवर किए जाएंगे। जैसे आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न आता है ये, इसके बाद जो है अति लघु ये भी कवर किया जाएगा, और इसके बाद जो है लघु उत्तरीय ये भी कवर किया जाएगा, और साथ में जो है दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है इन सबको एक साथ कवर किया जाएगा। तो चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। पहला सवाल आपके सामने कि मानसिक जो है स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन कीजिए, अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है, या फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है, तो हमें हेडिंग डालना है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व, और इसके बारे में लिखना है। क्या लिखना है देखिए जरा। सबसे पहले आपको छोटा सा कोटेशन सुना दे। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो दोस्तों, अगर आपका जो है दिमाग अगर आपका अच्छा होगा तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, या फिर जो है बहुत लोग होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं, तो मंद बुद्धि का मतलब ये है कि उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात यही कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या महत्व होता है, वही बात यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे है कि संतुलित व्यक्ति का विकास। देखिए, जिसका मानसिक विकास होगा उसका जो है संतुलित व्यक्तित्व का विकास होगा, यानी जिसका दिमाग अच्छा होगा, जिसका जो है बुद्धि सही तरीके से काम करता है, उसका जो है व्यक्तित्व विकास होगा, उसकी पर्सनालिटी में चेंजिंग होगा, डेवलपमेंट होगा। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप इसको हेडिंग के लिख के इसके बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे, तब जाके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट, पारिवारिक वातावरण स्वस्थ। देखिए, बहुत सारे परिवार में लोग रहते हैं, अगर उसी परिवार में कोई जो है, जैसे मान लीजिए 6 परिवारों का सदस्य है, मतलब कि जो है 6 लोग हैं एक परिवार में, और उस 6 लोग में एक लोग की मान लीजिए कोई मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, 5 लोग इसमें हैं। ठीक है, अब एक लोग के चक्कर में ये 5 लोग का भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा, यानी कुछ ना कुछ वातावरण में उनके जो रहन सहन होगा उन सब में कुछ परिवर्तन होगा। ऐसे ही अगर ये 6 के 6 लोग हैं और 6 लोग स्वस्थ होंगे, तो उनका जो वातावरण होगा पूरी तरह से अलग होगा, एटमॉस्फेयर उनका अलग होगा, जहाँ पे लोग रहते हैं उनका उठना बैठना बोल चाल सब कुछ अलग होगा। लेकिन अगर परिवार में कोई अगर इंसान गलत निकल जाता है, तो सबका जो है सबको उसको भोगना पड़ता है कि एक इंसान की गलती की वजह से सबको जो है वो समस्या को सामना करना पड़ता है। जैसे कहावत है कि मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी प्रकार से यहाँ पे सिचुएशन होती है। तो दोस्तों, वही बात यहाँ पे कहा गई, पारिवारिक वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। अगर जो है मानसिक स्थिति सबकी ठीक होगी तो पारिवारिक जो वातावरण है वो बिल्कुल स्वस्थ होगा और स्वच्छ होगा। ठीक है, आगे देखिए, शिशुओं का उचित पालन पोषण कर सकते हैं। अगर मानसिक स्थिति सही है तो शिशु का जो है उचित पालन पोषण सही टाइम से किया जा सकता है। जैसे माँ बाप अगर स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, उनका मानसिक विकास अच्छा है, तो कहने का तात्पर्य है कि वो अपने बच्चे का भी देखभाल कर सकते हैं, और उसका जो लालन पालन है वो उचित तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा की प्रगति या फिर शैक्षिक प्रगति। यानी दोस्तों, शैक्षिक प्रगति का मतलब ये कि अगर आपका मानसिक स्थिति सही है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। शैक्षिक जो है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार सकते हैं। सुधारने का मतलब ये कि पूरा जो है सिस्टम जो है आपके जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का भी असर होता है। तो यहाँ पे शैक्षिक प्रगति में हम कह सकते हैं कि अगर मानसिक स्थिति ठीक होगी तो शैक्षिक प्रगति जरूर होगी। आगे इसमें 5वां पॉइंट लिखेंगे, व्यक्तिगत विकास। बहुत सिंपल सेंटेंस है व्यक्तिगत विकास में कि अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो जाहिर सी बात है व्यक्तित्व विकास जरूर होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, जो है ये आपका क्वेश्चन जो है अति लघु में पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, या फिर व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या है। आइए इसको समझते हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जिसको कहते हैं। व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो है पर्सनालिटी के
पर्सोना शब्द से बना है। यानी जो पर्सनालिटी है, ये जो कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है, ये पर्सोना शब्द से बना है और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। ठीक है। अगर आपने बहुत सारे जो है नाटक सीरियल वगैरह देखे हैं, जैसे मैं अगर रामायण की बात करूं, काफ़ी पॉपुलर सीरियल, तो आप जानते हैं रामायण में जैसे मान लीजिए रावण ने कोई मुखौटा लगा लिया, ठीक है, तो रावण का जो व्यक्ति रावण का मुखौटा लगाया है, मुकुट लगाया है, यानी उसका पूरा रूप धारण किया है, उस व्यक्ति को रावण कहा गया है, यानी उसका व्यक्तित्व रावण कैटेगरी में आ चुका है। ऐसे ही मेघनाथ, राम, लक्ष्मण, सीता, ये सब जो है एक व्यक्ति हैं जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। अब जैसे वो उस कैरेक्टर में वो गए, उस कैरेक्टर में जैसे जाते ही लोग उनको उसी कैरेक्टर में मानने लगे कि यार सच में जो है ये राम है, ये लक्ष्मण, ये सीता है, ये रावण है, ये वो है। तो इस प्रकार से जो जैसा मुखौटा पहनता है वो उसकी व्यक्तित्व वैसी ही बनती चली जाती है। अर्थात दोस्तों मैं आपको कहूँ, जब आप शादी में जाते हैं तो आप अच्छे कपड़े पहन कर जानते हैं, तो फिर इसके बाद लोग कहते हैं कि आपकी आज जो है आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि कैसे हुआ, जब आप कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का विशेषताएं होती हैं और संगठित जो रूप होता है उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्ति की विशेषताएं का मतलब क्या, व्यक्ति की पहचान, उसका आचरण, व्यवहार, बोल चाल, ये सब कुछ विशेषताएं में आता है। और संगठित रूप का मतलब क्या होता है, अनुशासन में बनाए रखना, अपने आप को सही दिशा में बनाए रखना। ये सारी प्रक्रिया पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। जैसे एक विश्व सुंदरी की जो है जब चुना जाता है तो उसकी सिर्फ खूबसूरती पे ही नहीं चुना जाता है, उसका पूरा व्यक्तित्व देखा जाता है, उसका पूरा ढांचा देखा जाता है। ढांचे का मतलब ये है कि उसका पूरा आचरण, व्यवहार, बोल चाल, पर्सनालिटी, सब कुछ जो है तय किया जाता है, तब जाके उसको विश्व सुंदरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व भी होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और अति लघु में पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है बुद्धि लब्धि कि व्यक्ति की मानसिक आयु और उसकी जो वास्तविक वायु होती है उनका अनुपात ही बुद्धि लब्धि के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे इसका फार्मूला, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक वायु बटे वास्तविक वायु गुणे 100। ये जो है फार्मूला बहुत सिंपल है। जो मानसिक वायु आयु होती है और जो वास्तविक आयु होती है उसको गुणे 100 से जो है आप डिवाइड करके इसके बाद जो है बुद्धि लब्धि निकाला जाता है। तो ये छोटी सी परिभाषा आप इसे याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, उदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण देकर समझाइए। अथवा करके पूछ सकता है कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, संक्षेप में लिखिए। उपलब्धि परीक्षण के बारे में बात कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपलब्धि परीक्षण और उसके बारे में लिखेंगे। विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षण कार्य होता है तथा शिक्षण के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं योग्यता का नियमित रूप से मूल्यांकन करना भी आवश्यक माना जाता है। जैसे आप विद्यालय में जब पढ़ते हैं तो आपका टेस्ट होता है, आपके टीचर आपका टेस्ट लेते हैं। किस लिए लेते हैं, ताकि आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या ज्ञान अर्जित किया है, क्या सीखा है, इसके आधार पे आपका परीक्षण किया जाता है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आगे क्या लिखेंगे, देखिए नियमित रूप से मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। आप पढ़ रहे हैं तो आपका मूल्यांकन यानी आपको जांच किया जाता है कि आपने कितना तैयारी किया है, कितना तैयारी नहीं किया है। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालय में उपलब्धि परीक्षण का प्रावधान होता है, जिसके आधार पर छात्रों को अगले कक्षा में भेजा जाता है। सिंपल सी वर्ड में कहा जाए कि आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे आप अगर 11th में जब थे तो आपका वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होता है, बीच बीच में टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका मूल्यांकन होता है और वो मूल्यांकन के आधार पे ही आपको जांचा जाता है, आपको चेक किया जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। फिर इसके बाद जो है जब आपका वार्षिक परीक्षा होता है तो आपकी उपलब्धि हासिल के लिए मतलब आपकी उपलब्धि देखी जाती है कि आपने जो है परीक्षा पास किया है, नहीं पास किया है। तो उपलब्धि परीक्षण वह होता है जो आपको अगली कक्षा में प्रमोट करता है, मतलब भेजा जाता है कि आप पास कर चुके हैं। ठीक है, यही होता है उपलब्धि परीक्षण। एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा सकते हैं जो है। आगे देखिए अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण क्या होता है। अभी हम लोगों ने उपलब्धि परीक्षण देखा है, अब बात करते हैं बुद्धि परीक्षण का। तो बुद्धि परीक्षण हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे।
बुद्धि की परीक्षा या मापन के लिए अपनाए जाने वाली परीक्षण को बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति अथवा समूह के बौद्धिक योग्यता का मापन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण करना दोस्तों ये होता है, जैसे बहुत सारे आजकल में गेम आते हैं, बहुत सारे जो है गेम आते हैं, उन गेम को खेलने से जो है बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, लेकिन फालतू गेम नहीं। बहुत सारे मोबाइल पे गेम होते हैं जिससे हम पढ़कर जो है मतलब खेल कर जो है अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ वही बात कर रहा है कि बुद्धि की परीक्षा, यानी आप जैसे कि एक रीजनिंग का सवाल होता है, तर्क शक्ति वाला सवाल होता है, तो उसको सवाल का जो है जवाब देकर उसको मापन किया जाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आप कहाँ तक जो है सीख सकते हैं, कि आपका जो विकास कितना हो सकता है। तो उसके आधार पे है बौद्धिक क्षमता का जो है मापन किया जाता है, और उसी को मापन को ही बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका अति लघु के सिवाय लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, व्यक्तित्व को निर्माण एवं प्रभावित करने वाले कारक। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्या है, वातावरण। देखिए, जिस वातावरण में आप जैसे रहते हैं वैसे ही आपका पर्सनालिटी बनता चला जाता है। एक कहावत आपने सुना होगा, जैसी संगति वैसी रंगति। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, अगर आपके दोस्तों का 5 सदस्य है, मतलब आप 5 दोस्त हैं, साथ साथ में रहते हैं, तो दोस्तों का असर पड़ता है, यानी आपके सहपाठी का असर पड़ता है। आप जिस दोस्तों के साथ में बैठते होंगे आपकी पर्सनालिटी वैसे ही बनती चली जाती है। अर्थात मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर आप जो है ऐसे बच्चों के साथ में बैठते होंगे जो है खेलते होंगे, मतलब इधर फालतू घूमते होंगे, नशा करते होंगे, तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा बनता चला जाएगा। लेकिन अगर आप जो है अच्छे बच्चों के साथ में बैठते होंगे तो आपका जो है पर्सनालिटी वैसे अच्छे बच्चों के साथ बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये कि वातावरण अच्छा होना चाहिए। आप जिस वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, वो वातावरण अच्छा होना चाहिए, वो लोग अच्छे होने चाहिए। तो ये होता है आपके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। आगे लिख सकते हैं परिवार। परिवार का भी असर पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कुछ भी सीखता है तो परिवार से ही सीखता है, और उसका असर जो परिवार का असर होता है उस बच्चे पे पड़ता है, और वैसे ही उसकी पर्सनालिटी बनती चली जाती है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं। जैसे मान लीजिए कोई शहर का बच्चा हो और कोई गांव का बच्चा हो, ठीक है। तो गांव का बच्चा शहरी भाषा नहीं बोलता है और शहर का बच्चा गांव की भाषा नहीं बोलता है, लेकिन जब इसे शहर के बच्चे को गांव में लेकर आया जाए और गांव के बच्चे को शहर में लेकर आया जाए तो इसके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में कुछ चेंजिंग होगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों यही होता है कि जैसा परिवार होगा वैसा व्यक्तित्व होगा। आगे लिख सकते हैं अगला पॉइंट, विद्यालय। विद्यालय से भी व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व को प्रभावित भी करता है। जैसा विद्यालय होगा, अच्छा विद्यालय अच्छा व्यक्तित्व बनाता है, घटिया विद्यालय घटिया पर्सनालिटी बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो विद्यालय होता है, विद्यालय में सभी आ जाएंगे, इसमें शिक्षक और उनका जो पूरा वातावरण है विद्यालय का, वो सब भी शामिल होता है। तो अगर अच्छा विद्यालय है तो आपकी पर्सनालिटी भी वैसी बनती चली जाती है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जो खटारा होते हैं। खटारा का मतलब बहुत नॉर्मल होता है ऐसे, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी नॉर्मल शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। वहाँ पे लोग पर्सनालिटी अलग प्रकार की होती है। लेकिन एक अच्छे विद्यालय में वहाँ जाएं तो वहाँ पे आपको अच्छे से ड्रेस वगैरह, पूरी टाई बेल्ट वगैरह लगा के जाते हैं तो लगता है कि आप अच्छे बच्चे हैं, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो वहाँ की पर्सनालिटी अलग होगी, और जो घटिया स्कूल है वहाँ की पर्सनालिटी अलग होगी। तो व्यक्तित्व विद्यालय पर भी निर्भर होता है, वो प्रभावित करता है। इसके बाद दोस्तों, समाज भी इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। व्यक्तित्व का जो प्रभावित करने वाले कारक है वो समाज भी इसमें भागीदारी है, क्योंकि समाज जैसा होगा वैसा ही व्यक्तित्व भी होता है लोगों का। जिस समाज में लोग रहते हैं, जिस समाज के लोगों के साथ में रहेंगे, वहाँ की बातें, वहाँ का आचरण व्यवहार सब कुछ वहाँ पे सीखेंगे, और वैसे ही उनकी पर्सनालिटी बनती चली जाती है। तो समाज भी प्रभावित करता है। इसके बाद दोस्तों, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब होता है कि जैसे जिस परिवार में आप हैं, यानी जन्म से लेकर, कुछ लोग होते हैं जन्म से उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो उसको अनुवांशिक कहते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पर्सनालिटी चेंज रहती है, बदलती रहती है, और वही के अनुसार अच्छी बनी रहती है। तो अनुवांशिकता के कारण भी व्यक्तित्व में
जो है बदलाव होता है और ये प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा परफेक्ट हो जाएगा और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि बुद्धि की विशेषताएं बताइए, अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि बुद्धि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए समझने की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, क्या होता है बुद्धि, इसको समझते हैं। देखिए बुद्धि जो होता है उसे सीखने में सहायता मिलती है, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसा वो सीखेगा, सिंपल सी बात है। तो बुद्धि जो है वो सीखने में सहायता प्रदान करती है, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, पहले इसकी विशेषता हो जाएगी। अगला पॉइंट लिखेंगे, बुद्धि से समस्याओं का हल किया जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हम अपने बौद्धिक क्षमता से उन समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समस्याओं को हल करने में बुद्धि का योगदान होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि का जो है लिंग भेद का मतलब मेल फीमेल, अगर बात करें मेल या फीमेल की बात करें तो यहाँ पे बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। चौथा है कि इस शक्ति के द्वारा, अनुभव द्वारा लाभ उठाने में सहायता मिलती है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि बुद्धि एक एनर्जी है, एक शक्ति है और इसके द्वारा हम लाभ उठा सकते हैं। यानी अगर जैसा जिसकी बुद्धि होगी वैसा वो काम करेगा और वैसे ही उस काम का वो लाभ उठा सकता है। आपकी जैसी बुद्धि होगी वैसे आप इसको समझते होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार में समझ जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2-3 बार में समझते होंगे या फिर समझ में नहीं आता होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिनको समझ में नहीं आता होगा वो तो मंद बुद्धि हो गए, यानी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। लेकिन जिनको समझ में आ जा रहा है 1 बार में 2 बार में, तो बिल्कुल सही तरीके हैं, मतलब कि उनकी बुद्धि काम कर रही है, वो पूरा तरह से समझ रहे हैं, पूरी तरह समझ रहे हैं वो, ठीक है। अगला है, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग क्षमताएं होती हैं। देखिए ज्ञान अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। बौद्धिक क्षमता के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग क्षमताएं हैं, ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। आगे लिख सकते हैं, बुद्धि जन्मजात और स्वाभाविक शक्ति है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जन्मजात जिनको बुद्धि मिलती है। आपने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो या फिर ऐसे जो है खबरें देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सब कुछ याद होता है, पूरी दुनिया की हर चीज़ें लगभग याद होती हैं। जैसे आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत कुछ याद रहता है। तो बुद्धि जन्मजात भी होती है और स्वाभाविक शक्ति है। स्वाभाविक का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अपने समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं वैसे हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो बौद्धिक क्षमता है उसे ग्रहण भी किया जाता है और उसके आधार पे लोग अपनी बौद्धिक क्षमता लगाते हैं। अगला है, अधिक बुद्धि से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान रखेंगे, अगर आपकी बौद्धिक क्षमता अधिक है तो अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक बार में समझ जाते हैं इसका मतलब कि आपकी बौद्धिक क्षमता अधिक है और अधिक ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। आगे, शिक्षा के परिणाम स्वरूप बुद्धि में कुछ सीमा तक जो है विकास होता है। अगर शिक्षा के मद्देनज़र देखा जाए तो बौद्धिक जो क्षमता होती है वो एक सीमा तक विकास होता है, इसके बाद वो रुक जाता है। फॉर एग्जांपल मैं दोस्तों को बता दूं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और अच्छे जो छोटे बच्चे होते हैं वो आसानी से चीज़ों को याद कर लेते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। जैसे से बड़े होते चले जाते हैं इसके बाद जो है, जैसे मैं अगर बात करूँ वृद्ध अवस्था में, है ना, वृद्ध अवस्था में क्या होता है यहाँ पे कि वृद्ध अवस्था में लोग जो है उनकी बौद्धिक क्षमता को ह्रास होने लगता है और धीरे धीरे जो है जो बूढ़े लोग होते हैं, नहीं बूढ़े दादा दादी होते हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता कम होते चली जाती है और फिर उसके बाद जो है उनका विकास रुक जाता है बौद्धिक क्षमता का। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है जिससे उसी से संबंधित है कि व्यक्तिगत बौद्धिक परीक्षण या फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसको अंतर बताइए। तो आप उससे संबंधित लिख सकते हैं। इसके बाद बुद्धि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण में अंतर, परिभाषा मैंने बता दिया, आप इसका अंतर लिख सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, ज्ञान अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है, बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त होता है, आप इसको अंतर आराम से जो है लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।
दोस्तों आपके सामने अगला पॉइंट है यहाँ पे, निबंधात्मक परीक्षण के दोषों की चर्चा कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि निबंधात्मक परीक्षण गुण या लाभ बताइए। तो आइए गुण और लाभ दोनों समझते हैं कि क्या इसकी विशेषता है या फिर क्या इसके दोष लाभ हैं, दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे निबंधात्मक परीक्षण की दोष की। तो इसमें क्या दोष होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले निबंधात्मक परीक्षण में आपको बता दूं थोड़ा सा। निबंधात्मक परीक्षण वो होता है जैसे मान लो आप जो लिखित परीक्षा देते हैं ना, जो आप लिखित परीक्षा देते हैं, लिखित में जो है जो आप बहुविकल्पीय छोड़कर जो परीक्षा देते हैं वो सभी निबंधात्मक होते हैं, क्योंकि आप निबंध के तौर पे या निबंध के रूप में लिखते हैं और फिर उसका जाँच किया जाता है, तो अब उसका क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। तो उसी को निबंधात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अब इसकी दोष बताना है, क्या इसकी बुराइयां हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए निबंधात्मक परीक्षण में प्रायः मूल्यांकन दोषपूर्ण होता है। यानी जो आपकी कॉपी चेकिंग की जाती है उसमें क्या होता है, जब उसका मूल्यांकन टीचर के द्वारा किया जाता है वो दोषपूर्ण होता है। दोषपूर्ण का मतलब क्या, दोषपूर्ण का मतलब उसमें कमियां होती है। इससे मान लो कोई क्वेश्चन जो है 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, एग्जामिनर उसे चेक किया है तो 10 में 10 पूरा नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती हैं, पूरी तरह से सटीक आंसर नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो बना के लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किताबी भाषा लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डायग्राम के माध्यम से लिखते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आंसर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोषपूर्ण माना जाएगा। इसके बाद अगला लिखेंगे, इस परीक्षण में प्रायः वस्तुनिष्ठ की कमी होती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है जो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल होते हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। अगला है कि इस परीक्षण को छात्रों के लिए थका देने वाला माना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं तो 3 घंटा जब आप बैठ के लिखते हैं, 3 घंटे 15 मिनट, तो आप थक जाते हैं कि नहीं थकते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं। और आपकी जो उंगलियां हैं वो तो भाई दर्द करने लगती हैं, उंगलियां काम नहीं करती हैं। राइटिंग शुरू में बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके बाद जब लिखना शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा घटिया हो जाता है, पता नहीं चलता कि राइटिंग कहाँ जा रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है थका देने वाला जो है ये छात्रों के लिए होता है निबंधात्मक परीक्षण। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस परीक्षण में प्रायः एक रूपता का अभाव पाया जाता है। एक रूपता का मतलब एक समान नहीं होता है, सभी लोग अपना आंसर अलग अलग लिखते हैं और जिसके कारण जो है इसमें दोषपूर्ण माना गया है और उसमें अभाव भी पाया गया है। अगला लिख सकते हैं कि इस परीक्षण में भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। इस परीक्षण में भाषा जो होती है, जैसे आपका हिंदी भाषा है, कुछ लोग का इंग्लिश भाषा है, कुछ लोग का उर्दू भाषा है, तो उसमें उसका जो है महत्व दिया गया है। जैसे आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहते तो हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लाभ की। क्या इसका लाभ है, प्रश्न पत्र बनाने में सरल होता है। जब हम लोग प्रश्न पत्र बनाते हैं, जैसे मान लो अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, अपने कॉलेज में पेपर बनाते हैं, तो पेपर बनाने में थोड़ा आसान होता है। अब जब बहुविकल्पीय सवाल बनाने होते हैं उसके 4 ऑप्शन देना पड़ता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में जो है एक सही है वो भी चूज करना पड़ता है, तो उसको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। और जो है निबंध तो जो प्रश्न होते हैं इसको आसानी से लिख लेते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, तो इसको प्रश्न पत्र बनाने में सरल होता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर की जांच शीघ्र और सरल होता है। जैसे मान लो जब आप ये प्रश्न उत्तर देते हैं तो एग्जामिनर चेक करते चला जाता है ना, लेकिन बहुविकल्पीय में उसमें चेक करना पड़ता है भाई सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये चेक करना पड़ता है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। आगे लिखेंगे, इस परीक्षा को कोई भी व्यक्ति क्रियान्वित जो है कर सकता है, हम लोग कोई भी इसको काम कर सकता है निबंधात्मक प्रश्न का। ठीक है, आगे है छात्रों का स्मरण शक्ति व कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनमें जो है स्मरण शक्ति मतलब किस प्रकार के, जैसे आप कोई बना के आंसर लिख रहा है, तो जब बना के आप आंसर लिखोगे तो सोचोगे, आप सोच कर लिखोगे। जब सोचोगे तो आपकी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति कुछ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। और कल्पना शक्ति, जब आप सोच कर लिखते हैं तो आप कुछ सोचते हैं, तो सोच कर लिखेंगे तो कुछ कल्पना करते हैं उस प्रश्न से संबंधित, तो आप कहीं न कहीं आपकी कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों में विकास होता है। अगला है, छात्रों में भाषा और हस्तलेख के सुधार का प्रेरणा भी मिलती है। आप जब हाथ से लिखते हैं तो अपनी भाषा को, जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा को हाथ से जब लिखेंगे तो उसमें कुछ सुधार होता है कि नहीं, सुधार होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी घटिया राइटिंग पहले थी लेकिन बहुत बाद में सुधर गए, है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसके लाभ हो जाएंगे। आगे दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निर्देशन से क्या आशा है। निर्देशन क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं
किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जीवन में किसी भी पक्ष में दिए जाने वाली सहायता को निर्देशन कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है निर्देशन में। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है और मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति और है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। मान लेते हैं जो ये व्यक्ति है इसका नाम ए है और इसका नाम जो है मान लेते हैं, इस व्यक्ति का जो नाम है मान लेते हैं ये बी है, ठीक है, ये बी है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति का, ठीक है, जीवन में कोई भी निर्देश दे, कोई भी आदेश दे, कोई भी सुझाव दे कि देखो आपकी ज़िंदगी में समस्या है, आप अगर इसको ऐसे करोगे तो आपकी ज़िंदगी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। जब ए वाला व्यक्ति आपके किसी भी ऐसे व्यक्ति के जो समस्या है अगर उसको सुलझा दे, कोई अपनी राय दे दे, तो उसे कहते हैं निर्देशन, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई एक दोस्त है, आपके दोस्त में ज़िंदगी में कोई समस्या है, उसका दिल टूट गया है मान लीजिए, है ना, उसको छोड़कर चली गई है या चला गया है, तो आप उसको समझा रहे हैं, देखो भाई ये होता है, ये कांच का टुकड़ा होता है, आज बनता है कल टूट जाता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दुख नहीं होना है, आगे देखो ज़िंदगी में बहुत लंबी चौड़ी है, ज़िंदगी में और सारी खुशियां हैं, वो सब मिलता रहेगा। तो आप उसको समझा रहे हो, जो आप समझा रहे हो तो समझाने का मतलब क्या होता है, आप उसे निर्देश दे रहे हो कि भाई इसको छोड़कर अब दूसरा चीज़ अपनाओ, अपनी ज़िंदगी को सुधारो, उसके चक्कर में मत पड़ो भैया, बर्बाद हो जाओगे। तो वही दोस्तों बात यहाँ पर निर्देश देना है ना, आप किसी को निर्देश दे रहे हो, अपनी भाषा में लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। निर्देशन का आधार क्या है, आइए इसको समझते हैं कि निर्देशन का आधार क्या है। निर्देशन का आधार है उपयुक्त और व्यवस्थित सुझाव। देखिए अगर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं, तो आप उपयुक्त यानी सही राय दें, व्यवस्थित यानी आपका सही सटीक राय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त को जो है आप जो है उसमें और जो है समस्या में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा राय होना चाहिए कि वो उस समस्या से जो है दूर हो सके, समस्या को दूर कर सकें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, तो ये इसका निर्देश का आधार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। इसका उत्तर लिखेंगे, जो है पहले प्रश्न समझ लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां का वर्णन कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ लेगा आपसे कि प्रेक्षण विधि की क्या विशेषताएं हैं, उल्लेख कीजिए, या फिर पूछ लेगा व्यक्तिगत परीक्षण से क्या समझते हैं, इसको मापने की प्रमुख विधियां बताइए। सबका आंसर एक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितनी प्रकार से घुमा घुमा के पूछा है। बच्चे इसमें जो है वो चक्कर खा के गिर जाते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है, मैंने क्या पढ़ कर गया था और क्या आ गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे पूछा क्या है और कितनी प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है और इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पे जो है व्यक्तिगत परीक्षण, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा गया है। व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी योग्यताओं को जिन परीक्षणों द्वारा जाना जाता है उन्हें व्यक्तिगत परीक्षण कहा जाता है। यहाँ पे जो बात लिखा है अर्थात ये कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत परीक्षा का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई जो है बीए कर लेता है, ठीक है, फिर कोई एमए कर लेता है, तो उसकी योग्यता के आधार पे जब आप बीए एमए करोगे तो आपकी योग्यता के आधार पे जो है आपका परीक्षण किया जाएगा, आपका जांच किया जाएगा और यही परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है। आइए इसकी विधियां को समझते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही खूबसूरत डायग्राम मैंने बना रखा है। अगर आप इस प्रकार से डायग्राम बना के आंसर दोगे तो दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ, टीचर खुश होकर आपको नंबर देगा। इसी डायग्राम पे कम से कम 1-2 नंबर आपको डायग्राम पे मिल जाएगा और इसके बारे में जो थोड़ा थोड़ा लिख कर आओगे तो आपका ये पूरा नंबर जो है देकर जाएगा और यही होता है सही तरीके से कॉपी को लिखना। आइए देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत परीक्षण में इनकी विधियों को बारे में समझते हैं। तो देखिए प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, लेखन विधि है और परीक्षण विधि है। अब एक एक विधि को समझना है। पहली विधि है प्रश्नावली विधि। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति और है, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति और है, ठीक है, इसका मान लेते हैं यक्स नाम है, इसका मान लेते हैं जड़ नाम है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आएगा। जो एक्स वाला व्यक्ति है ये प्रश्न पूछ रहा है जड़ वाले व्यक्ति से, ठीक है। मान लीजिए एक्स वाला कोई टीचर है और जो है जड़ वाला कोई स्टूडेंट है। अब यक्स वाला जो है इससे सवाल करेगा, प्रश्न करेगा
प्रश्न करेगा। अब ये प्रश्न किस प्रकार से करेगा डिपेंड करता है जो पूछ रहा है, ठीक है। जो भी प्रश्न करता है, जो प्रश्न करने के बाद जो उत्तर मिलेगा उसको सामने से, उसे कहते हैं प्रश्नावली विधि, ठीक है। सिंपल वर्ड है। आपके टीचर ने आपसे सवाल पूछा, आपने उसका सवाल का जवाब दिया, वो कौन सी विधि हो जाएगी? वो हो जाएगी प्रश्नावली विधि। यही इसके बारे में लिखना है, सिंपल वर्ड है, ठीक है। आगे है साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है? साक्षात्कार में आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, जैसे वाइवा होता है ना, आपके परीक्षा, आपके जो है स्कूल में मौखिक परीक्षा होता है ना, आपके टीचर आपसे सवाल पूछते हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू है ना, साक्षात्कार इंटरव्यू आपसे पूछते हैं सवाल, तो वो जो पूछते हैं सवाल उसके बाद जो जवाब मिलता है उसको कहते हैं साक्षात्कार, इसे इंटरव्यू कहा जाता है। निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का मतलब जाँच करना। जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने आपको दिया कि भाई ये प्रश्न का उत्तर लिख कर लेकर आओ, प्रश्न का उत्तर आप लिख कर लेकर गए हो और उसके बाद जो है आपका अध्यापक आपकी कॉपी को जांच करता है, निरीक्षण करता है, देखता है और उसके बाद पता करता है कि आपने उसका आंसर क्या दिया है। तो जब ये पता चल जाता है तो उसके बाद क्या होती है? व्यक्तिगत परीक्षण हो जाता है। तो निरीक्षण विधि भी जाँच होती है। प्रयोगात्मक विधि, जैसे मान लो बहुत सारे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल काम होते हैं, उस प्रैक्टिकल को काम करवा के ये जानकारी मिल जाती है कि आपको कितना जानकारी है। तो व्यक्तिगत परीक्षण में जो है प्रयोगात्मक के द्वारा, यानी प्रैक्टिकल जो होते हैं उसके आधार पे जो है काम करवा के आपकी जांच की जाती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब ये होता है कि आपसे कुछ पूछा जाएगा सवाल और उसका जवाब देना होता है कुछ शब्दों में। फॉर एग्जांपल जैसे बहुविकल्पीय सवाल होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से एक सही होता है, और आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा सही है ना। तो उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधि। इसके भी द्वारा व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में जितना बता रहा हूँ अगर थोड़ा थोड़ा लिख देंगे ना तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। लेखन विधि। लेखन विधि का मतलब क्या होता है? जैसे आप उत्तर लिखोगे, जैसे बोर्ड की कॉपी लिख कर आओगे तो ये लेखन विधि है, और फिर इसके बाद उसका जांच होगा। लिखने के बाद आपकी जांच होने के बाद जब आपको नंबर मिलेगा तो पता चलेगा कि आप कितना नंबर पाए हैं। कैसे पता चलेगा? ये लेखन विधि के द्वारा ही पता चलता है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा। परीक्षण विधि। परीक्षण विधि का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं, उनके विचार होते हैं, कुछ जो है उनके जो है संस्कार होते हैं, और उस संस्कार, उस नैतिकता के आधार पे लोगों को रिसर्च किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि ये इंसान किस प्रकार का है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, लड़का लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, तो पहले लड़का जब देखते हैं ना तो शादी के लिए लड़का देखने या लड़की देखने के लिए पहले उसकी जांच करते हैं। उसका जो है पहले एक तरह से देखते कि भाई लड़का क्या करता है, कितना उसका उम्र है, क्या करता है, पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं करता है। तो क्या होता है ये सब जो है उसकी भावनाएँ, आचार विचार, उसकी नैतिकता को वर्णन करता है, दिखाता है। ये सब किस में अध्ययन करते हैं? परीक्षण विधि में करते हैं। तो इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शैक्षिक निर्देशन के लाभ बताइए या फिर शैक्षिक निर्देश के महत्व की चर्चा कीजिए। चाहे लाभ पूछे या महत्व पूछे, आंसर एक ही होगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए, उचित शैक्षिक निर्देशन से छात्र छात्राओं को शैक्षिक समस्याओं का समाधान होता है। शैक्षिक निर्देशन का मतलब क्या? शिक्षा के बारे में आदेश देना, शिक्षा के बारे में कोई निर्देश देना, शिक्षा से संबंधित जो समस्या है उसमें निर्देश देना और उस समस्या का समाधान करना, ये शैक्षिक निर्देशन माना जाता है। तो वही कहा गया कि उचित शैक्षिक निर्देशन जो होता है वो छात्र छात्राओं को कोई भी समस्या हो उससे संबंधित जो है उससे समाधान के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं, वो होता है शैक्षिक निर्देशन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उन्हें अपनी क्षमताओं, रुचि, योग्यता अनुसार और योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप इंटर जब पास कर ले आओगे, फिर इसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे इसके बाद? पढ़ाई छोड़ दोगे या फिर कुछ और करोगे? इसके बाद जो करोगे, अगर कोई टीचर आपको बताता है, कोई निर्देश देता है कि भाई देखो अगर आप जो है बीए करना चाहते हैं तो बीए कर लो, नहीं तो आप आईटीआई करना चाहते हो आईटीआई कर लो, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको निर्देश दे रहा है कि आगे क्या करना है। वो कैसे कर रहा है? जो आपको निर्देश दे रहा है वो आपकी क्षमता और रुचि योग्यता के अनुसार बता रहा है कि आपके किस में इंटरेस्ट है, वो टीचर जो बता रहा है आपको, ठीक है।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे, छात्र अपने भावी जीवन के लिए अच्छे ढंग से तैयार होते हैं एवं जीविकोपार्जन को योग्य बनाते हैं। अगर जो शैक्षिक निर्देश में जिनको शैक्षिक निर्देश मिलता है उनको अपने भावी जीवन भविष्य के जीवन के लिए क्या करना है, भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है, कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे जीविकोपार्जन होगा हमारा, ये सब कुछ निर्देश शैक्षिक निर्देश के अंतर्गत दिया जाता है। तो इनके महत्व हैं, 2-4 पॉइंट अपने आप से इसमें बना के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निर्देशन क्यों आवश्यक है अथवा शैक्षिक निर्देशन से क्या समझते हैं, निर्देशन की आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि शैक्षिक निर्देशन के लाभ बताइए, विस्तार से लिखिए अथवा शैक्षिक निर्देशन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से सवाल कितनी प्रकार से घुमा घुमा के देखिए पूछा जाता है, आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे शैक्षिक निर्देशन और इसके बारे में जो है आप लिखेंगे, शिक्षा से संबंधित समस्याओं के विषय में दिए जाने वाले दिशा निर्देश को शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। सिंपल आसान दोस्तों परिभाषा है, शिक्षा के बारे में या शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को जो है सुलझाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यही दिशा निर्देश शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। अब इसके बारे में लिखेंगे कि शैक्षिक निर्देशन क्यों और इसकी आवश्यकता क्यों है। आइए इसको समझते हैं। छात्रों में अपने विषय या पाठ्यक्रम चुनने में सहायता मिल सके इसके लिए शैक्षिक निर्देश दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अपने शैक्षिक समस्याओं को समझकर उसका निराकरण कर सके इसके लिए शैक्षिक निर्देशन दिए जाते हैं और इसीलिए जो है इसकी आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भविष्य में उन्हें अपने अनुकूल व्यवसाय चुनने के लिए मदद मिल सके इसीलिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप सही दिशा में बनाए रखें अपने आप को और अपने जीवन में कुछ नया मुकाम हासिल करें, इसीलिए शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। अब इसके बाद जो है इसका महत्व लिखेंगे। महत्व में क्या लिखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है महत्व। देखिए शैक्षिक निर्देशन में महत्व में लिखेंगे, विषय को चुनने में सहायता मिलती है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, विषय को चुनने में सहायता मिलती है। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, जैसे मान लो कि जब हाई स्कूल में होते हैं लोग तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में जाते हैं कि जो है आर्ट लें या फिर साइंस लें या फिर कॉमर्स लें या फिर एग्रीकल्चर लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, ये भी जो है जो उनको विषय चुनने में है दिक्कत होती है। तो उसके लिए जो है शैक्षिक निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, भविष्य शिक्षा का निर्णय, भविष्य में शिक्षा में क्या ग्रहण करना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसके लिए जो है क्या निर्णय लेना है कि भविष्य में क्या करना है, उसके लिए शैक्षिक निर्देश दिया जाता है और यही इसका महत्व हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जो शैक्षिक में, और वो सबसे बड़ा होता है अनुशासन। शिक्षा में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है अनुशासन, और आपकी ज़िंदगी में अगर आप अनुशासित हैं तो आप अपने मुकाम को जो है बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जो आप अपने जो है सपने देखे हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। तो अनुशासन में अगर आप हैं तो आप पक्का है अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को पा सकते हैं। अगला है अपव्यय या फिर अवरोध में कमी। शिक्षा का निर्देश से लोगों को अपव्यय यानी झूठ बोलते हैं बहुत लोग, है ना, और बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है शिक्षा निर्देश के द्वारा। अगला है जीविका की तैयारी में सहायक, भविष्य में आपकी जीवन कैसी होगी और फिर आपको क्या करना होगा, कैसे जीवन चलेगा, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वो जो दिशा निर्देश होते हैं वो आपकी ज़िंदगी से संबंधित होते हैं और वो शिक्षा निर्देश के अंतर्गत आता है। इसके बाद तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों है। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे शैक्षिक निर्देशन के बारे में, अब बात करते हैं व्यावसायिक निर्देशन के बारे में। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का दोस्तों आने वाला है, अच्छे से समझ लीजिए। सवाल इसी देखिए अथवा करके पूछ सकता है, व्यावसायिक निर्देशन से क्या तात्पर्य है, विद्यालयों में इसका आयोजन क्यों आवश्यक है, व्यावसायिक निर्देशन उद्देश्य प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे व्यावसायिक निर्देशन और इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
व्यवसाय के चयन तथा व्यवसाय में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु दी जाने वाली परामर्श व्यवसायिक निर्देशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे शैक्षिक, तो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती थी उसके लिए दिशा निर्देश देना शैक्षिक निर्देशन कहलाता था। वैसे ही यहाँ पे व्यवसायिक आ चुका है, तो व्यवसाय को चयन करने और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए जो परामर्श, जो दिशा निर्देश आपको दिए जाते हैं उसको कहते हैं व्यवसायिक निर्देशन। इसके बारे में थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि सभी व्यवसाय सभी के लिए नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है कि सभी व्यवसाय सभी के लिए नहीं होते हैं। जिसके लिए व्यवसाय जो होते हैं उससे संबंधित जानकारी उनको जो है दिया जाता है, ताकि जो है उस व्यवसाय को कर सके और अपने जीवन में सफल हो सकें, कुछ मुकाम को हासिल कर सकें। ठीक है, आगे इसके बारे में लिखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो हेडिंग डालेंगे व्यवसायिक निर्देशन का उद्देश्य या फिर इसकी आवश्यकता। उद्देश्य आवश्यकता दोनों एक ही चीज़ है। आइए इसको समझते हैं। व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुकूल व्यवसाय चुनने में सहायता मिलती है। इसकी आवश्यकता या फिर इसके उद्देश्य या फिर इसके महत्व भी लिख सकते हैं इसमें। तो ध्यान रखेंगे व्यक्ति को अपने योग्यता के अनुसार, जो भी उसकी योग्यता है और उसी योग्यता के अनुसार उसे अपना व्यवसाय मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं ITI कर लेते हैं, तो वो ITI जो किए हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार जो है टेक्नीशियन का पोस्ट मिलना चाहिए, है ना। जो लोग BA किए हैं उनको उनके अनुसार जो है पोस्ट मिलना चाहिए, उनके अनुसार जॉब मिलना चाहिए। तो यही जो है यहाँ पे निर्देश हो जाएगा। ठीक है, अगला है विभिन्न व्यवसायों के बारे में पूर्ण जानकारी। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं, उनके बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे व्यक्ति को किसी न किसी रोजगार में शामिल करवाना। ये उद्देश्य होता है। आपको जो व्यवसाय संबंधी रोजगार दिया जाता है वो उद्देश्य से ही होता है कि आपको किसी न किसी प्रकार का कोई रोजगार जो है मिल जाए। चौथा पॉइंट लिखेंगे मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना। आज की डेट में मानव इतनी तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है। वृद्धि मतलब मानव साइंस के जो अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें साइंस में कितनी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अब मानव तीव्र गति से साइंस में वृद्धि कर रहा है, तो उसके अनुसार जो है उसका उपयोग करना चाहिए, यानी जो मानव शक्ति है उसका उपयोग करना चाहिए और अलग अलग प्रकार के जो है व्यवसाय करने चाहिए, ताकि जो है अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने से लोगों को भला हो सके। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में विद्यालय से ही व्यवसायिक दिशा निर्देश देना, ताकि अपना जीविकोपार्जन भविष्य में कर सकें। अगर उनको विद्यालय से ही जीविका व्यवसाय संबंधित जानकारी प्रदान किया जाए, आने वाले दिनों में यानी भविष्य में जो है अपना जीविकोपार्जन खुद वो कर सकते हैं। इसके बाद तो आती है इसकी प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या है, दिशा निर्देश में इसकी प्रक्रिया में लिखेंगे, यानी व्यवसायिक निर्देश में प्रक्रिया में लिखेंगे बुद्धि का स्तर। बुद्धि का स्तर मतलब ये है कि पहले इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सभी का जो सब व्यवसाय होते हैं वो सभी व्यवसाय सभी के लिए नहीं होते हैं। जिसकी जैसी बौद्धिक क्षमता होगी वैसा वो जो है अपना व्यवसाय करेगा। तो बुद्धि का स्तर होता है, उस बुद्धि के स्तर पे अलग अलग अपना व्यवसाय लोग करते हैं। मानसिक योग्यता का मतलब ये होता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, कितना आप जो है सोच सकते हैं और उस सोच के अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस मानसिक योग्यता पे। इसके बाद तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो आपने शिक्षा ग्रहण किया है उस शिक्षा के अनुसार आपको व्यवसाय मिले, ये उसकी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद रुचि, इंटरेस्ट आपको किस चीज़ में है। क्या इंटरेस्ट आपको जो है टेक्नीशियन में है, क्या इंटरेस्ट आपको खेलने में है, क्या इंटरेस्ट आपको जो है कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, व्यवसाय में, बिजनेस में, किसी चीज़ में हो, तो जो रुचि जिसकी होगी वही जो है उसको व्यवसाय मिलेगा। व्यवसाय मिलेगा मतलब कि व्यवसाय वो कर सकता है। इसके बाद आयु सीमा भी यहाँ निर्धारित करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कम उम्र में ही अच्छा खासा व्यवसाय कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा उम्र हो जाती है लेकिन अपना खुद का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, या फिर खुद का जो है अपना दुकान वगैरह नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ सोचने में लगे रहते हैं क्या करें क्या ना करें। तो ये जो है सारी पॉइंट आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे थे, आप इसे तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।